वेलकम टू माय ब्लॉग नाजरीन। आपके जो रिस्पांस है उसका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर आने वाले दिन में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ रही है और आपके सवालात भी हमारे तक आ रहे हैं। 3 बड़ी अहम खबरें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें तो आपके इल्म में है, खबर क्या है वो तो हमारी जिंदगी का एक अफसाना है जो बार बार दोहराया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज 1100 पॉइंट गिरा है, डॉलर ऊपर चला जा रहा है और जो सियासत में कशमकश है वो अपनी जगह। एक इस पर बात करेंगे। पहली बात यह कि ये मैशत कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही। ये जो नाअहल हुकूमत तो चली गई है, अब तो अहल हुकूमत है, तो वाई ये इसमें क्यों नहीं आ रही, तो असल इशू की इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज यूएनडीपी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। हमारी रिपोर्ट होगी तो कोई मानेगा नहीं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट होगी तो फिर उसको ज्यादा एतबार मिलता है। वो क्या कह रहे हैं कि हम जैसी मेशतें जिल्लत का शिकार क्यों हैं, हम क्यों आए रोज इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। तो पहले ये बात करें कि भाई अगर सारा मामला पीटीआई में गुड गवर्नेंस का था, अब तो गुड गवर्नेंस आ गई है। मिफ्ताह इस्माइल साहब आ गए हैं और इंतहाई जो इकोनॉमिक विजिट हैं माशाल्लाह इसहाक डार साहब, वो उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। उन्होंने डॉलर 125 पे लेके आना था, आज डॉलर फिर बढ़ गया 188 रुपए 5 पैसे और एक ब्लड बाथ हुआ है ये जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये क्यों हुआ? जब नए लोग आ गए, अच्छे लोग आ गए, व्हाट आर द इश्यूज? तो इश्यू ये है, मामला गुड गवर्नेंस का नहीं है, मामला गुड सिस्टम का है, जो मैं कई सालों से कह रहा हूं। मामला इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स का है जो एंटी पीपल हैं, जो है एंटी पीपल हैं, प्रो रिच हैं, जो 1% है उसके मफाद में उस्तवार है। दूसरा मामला तो आज यूएनडीपी ने खुद खोल के रख दिया। ये जो आपका अमृत धारा था ना, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी और आप बनेंगे, उस पर यूएनडीपी खुद कहती है कि आपकी एक्सपोर्ट इस निजाम में अगर बढ़ भी जाए तो अवाम की हालत नहीं सुधरती। क्यों? यूएनडीपी की रिपोर्ट मैं कोट कर रहा हूं, वो ये कहती है कि जो ट्रेड की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं गरीब मुल्कों की अमीर मुल्कों के साथ, उसके बैरियर्स जो हैं, ट्रेड बैरियर्स जो है, जो चीज मैंने आसान लफ्जों में पाकिस्तान से बाहर भेजनी है तो 4 गुना ट्रेड बैरियर्स हैं बनिस्बत उन ट्रेड टर्म्स के जो अमीर मुल्कों की आपस में। आपको सादा मिसाल देता हूं, यहां बड़ा शोर मचता है $1 बिलियन की हमें जो उन्होंने दी हुई है। यार वो हमसे पूछ के यहां चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। मेरे मुल्क में 40 से 50% जो चीजें वो मंगवाई जाती हैं, वो अगर मैं ना भी इंपोर्ट करें हम, तो हमारी जिंदगी गुजर सकती है और हम बच सकते हैं। तो बुनियादी मसला उन ट्रेड टर्म्स का है जो WTO के तहत हमने कर रखी है और जो हमने जो है ये वर्ल्ड बैंक और IMF के ये जो वाशिंगटन कंसेंसस के तहत हमने जिन पे हम अमल करते हैं। अब दूसरा मामला आ जाता है, ये रोज हम कहते हैं कार्टल है। भाई इसका क्या मतलब है? कार्टल माफिया है। ये माफिया कैसे बन जाता है? ये माफिया पाकिस्तान में कैसे बना? मिसाल के तौर पे ये IPPs का माफिया कैसे बना? ये IPPs का माफिया बना जब आपने वापटा को प्राइवेटाइज किया। जूं पब्लिक यूटिलिटीज को आपने प्राइवेटाइज किया, वो माफिया बनता चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ? ये माफिया जब ज़राए पैदावार पे कब्जा हुआ इसका, तो साथ साथ इसने सियासत पे भी कब्जा कर लिया, सेनेट पे भी कब्जा कर लिया, नेशनल असेंबली पे भी कब्जा कर लिया। और आज हमारा ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी जो है वो इन कार्टल्स की जो है वो मफादात की निगहदाश्त करता है। इसमें मेरा कहां पे नुमाइंदा खड़ा है, मजदूर का कहां पे नुमाइंदा खड़ा है? एक दूसरी बात। तीसरी बात यह कि जब आपने ज़राए पैदावार पर काबिज लोगों को सियासत भी दे दी, सियासी ताकत आ गई। आप मुझे बताएं, मैं अब नाम नहीं लेता, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत साफियों के साथ बैठी थी और उन्होंने एक वजीर खजाना साहब का जिक्र किया। मैं नाम नहीं लेता, खुद ही उनका नाम आपके जहन में आ जाएगा। उनको आके इटली के एक सफीर ने शिकायत की कि हम यहां वेस्पा की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं। तो हमारे वजीर खजाना ने कहा, हजूर इसमें मेरा कट कितना होगा? इस मुल्क की टॉप की शख्सियत ने साफियों को बुला के बताया था। मैं नाम नहीं दोहराना चाहता वो टॉप की शख्सियत कौन है, और वो माशाल्लाह कौन से इकोनॉमिक विजिट थे जो आजकल इस मुल्क में नहीं है। तो यहां पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स का इशू है। गुड गवर्नेंस, ये NGO की 2 नंबर इस्तेलाह है। गुड गवर्नेंस है, कैपेसिटी डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के 2 नंबर इस्तेलाह हैं जो हमें हकीकत से करीब नहीं आने देती, हमें ये नहीं समझने देती कि ये स्ट्रक्चर उस्तवार ही हमें बर्बाद करने के लिए किए गए। तो ये एक तो मैं आपको बताऊं कि आपकी जितनी प्राइवेटाइजेशन थी इसने कार्टल्स बना दिए। हमारे यहां बहुत कम आपको इंडस्ट्रियल ग्रुप नजर आएंगे जिन्होंने तरक्की की है पावर में से बाहर बैठकर, जिनके पास सियासी ताकत नहीं थी मगर वो खड़े रहे, बड़ी मुश्किल, और उनको खराज तहसीन ही पेश किया जा सकता है। तो एक तो ये सिलसिला है। अब दूसरा सिलसिला ये है कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इज इट गोइंग टू गो अवे एनीवेयर? यहां कहा गया था
एक मफरूजा था कि जनाब खान साहब चले जाएं तो बहुत हमारे साथ काइंड हो जाएगी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, हमारा हाथ पकड़ लेगी। क्या हुआ? सऊदी अरब ने क्या दिया हमें, IMF ने क्या दिया हमें? अरे भाई मुफ्त में आपने उनका काम। अगर मैं इस मफरूजे पे बात कर रहा हूं हकीकत का, और मैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज पे नहीं जाता, अगर ये बात इसमें कोई आयोटा ऑफ ट्रूथ भी है, सच्चाई का हल्का सा कुछ जरा भी है कि जो कुछ साजिश हुई थी, अच्छा हुई थी मुझे तो नहीं पता, बहरहाल अगर इसलिए हुई थी कि वो हमारे ऊपर काइंड हो जाएं, तो भाई आपने मुफ्त में उनका काम कर दिया तो वो क्यों आपसे काइंड होंगे? देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, कोई मुफ्त एक आना भी नहीं देता आपको। तो अब क्या है, अब आप जी है हम, अब मैं सियासत की तरफ आ जाता हूं। ISPR 3-4 दफा कह चुका है कि भाई पॉलिटिक्स में फौज को ना घसीटें। क्यों घसीटते हैं? कौन घसीट रहा है? कौन जो है वो फौज के बारे में बयानात दे रहा है, और सिटिंग जो हमारे कोर कमांडर्स हैं उनके वाले से बात होती है, भाई क्यों करते हो? ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम है, वो किसको रखते हैं, किसको कौन सा ऑर्डर देते हैं, नहीं देते, और तुम कौन होते हो? मैं अभी देख रहा था मकबूल सिद्दीकी साहब एक हमारे थे जिनको निकाला गया, डिसग्रेसफुल एग्जिट हुआ उनका हाई कोर्ट इस्लामाबाद से। वो कहते हैं जनाब के फलां जो फौजी अफसर है उसके खिलाफ ये करो। एक और उठ के आ जाता है जो है जिसकी चिड़िया उड़ती रहती है या कुछ और करता है कि भाई वो जो फौज के लिए बड़ा अहम होता है, रिटायरमेंट के बाद जो पग्स होती हैं, ओए इसलिए लोग अपनी जाने देते हैं। हमारे फौजी जर्नैल भी शहीद हुए हैं, वो पग्स के लिए जाने देते हैं। तो इन लोगों से पूछो, इनको पकड़े आप जो फौज को ड्रैग करके यहां लेके आ रहे हैं। तो ये सिलसिला सियासत में से खत्म होना चाहिए। इदारों को जो है वो अपने दायरे में रह के काम करने देना चाहिए। अब मसला आया कि ये जो पॉलिटिकल माजाराई हो रही है, ये पॉलिटिकल माजाराई, खान साहब बैठे हुए हैं, अभी तक वो हल्का हल्का अटैक कर रहे हैं, और उसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि उनके जज से बड़े हो रहे हैं, और लोगों को दुनिया, मैं बाहर बैठा हूँ, बाहर तो वाकई ही इज ह्यूजली पॉपुलर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब हमारा पर्सपेक्टिव और तनाजुर इसमें क्या बन रहा है? खान साहब अगर आज पॉपुलर नहीं भी हैं आपकी नज़र में, इस मैशियत के साथ तो वो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। खबरें ये आ रही हैं कि एडिबल्स जो हैं, एडिबल्स की कीमतें पाकिस्तान में रन अवे इन्फ्लेशन आपकी इस वक्त आपकी जो है वो मुर्गियों की कीमत बढ़ रही है, हर चीज़ जो है वो उसको पर लगे हुए हैं। मगर सवाल ये है कि चीनी की अगर कीमत बढ़ी है तो चीनी के कार्टल्स कौन है, और वो कितने कार्टल्स हैं जो खुद पावर में बैठे हुए हैं? कौन से बेनिफिशरीज हैं? जहांगीर तरीन साहब और शहबाज शरीफ साहब की अलहदा पार्टी नहीं है, ये शुगर मिल पार्टी है, ये एक ही है। ये किसी पार्टी में चले जाएं ये एक होते हैं, इनके मफादात एक होते हैं। तो कौन इसके फायदे उठाता है? इससे पहले जो केस हुआ था सट्टे का, कि चीनी के सट्टे के जरिए माल कमाया जाता है, उसमें एक इस पार्टी में बैठा था, एक उस पार्टी में बैठा था, मगर कामन क्या था? माल साहब ने बनाया। सब्सिडी दी पंजाब गवर्नमेंट ने, इसने दी, बुजदार ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी। उसके बेनिफिशियरी कौन थे? कोई किसी पार्टी में बैठा था, कोई किसी पार्टी में बैठा था, और एक दूसरे। अरे भाई इस पे बात करें। मेरी बात हुई जनाब हफीज पाशा साहब को, मैंने इंटरव्यू किया, और उन्होंने कहा बड़े मलफूफ अंदाज में, उन्होंने कहा भाई बात यह है पॉलिटिकल इकानमी की बात होगी, अब ये इकानमी नहीं चलेगी, ये नहीं चल सकती, ये अमेरिका में नहीं चल रही, जहां मैं आज बैठा हूं बड़ा खूबसूरत मुल्क है, यहां भी नहीं चल रही, 4-4 गुना प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो हमें इसके स्ट्रक्चर चेंज करने पड़ेंगे, हमें सिस्टम को रिविजिट करना पड़ेगा। और ये जो एक रियासत को, या ये जो हमारे इदारे हैं, खास तौर पर ये जो हमारी पार्लिमान है, ये अगर कार्टल्स की और मुबैना तौर पर जराइम पेशा लोगों की तहफ़्फ़ुज़गाहें बन जाएगी तो अवाम कहाँ जाएंगे? तो ये इशूज हैं बड़े नाजुक। हाँ, ये बड़ा एक क्लीशे है, मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, इतना नाजुक दौर मैंने 35-40 साल में कहीं नहीं देखा था। अगर इस वक्त हमारे पास 5 हफ्तों के पैसे रह गए हैं इम्पोर्ट्स के, 9 से 10 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, 15 बिलियन डॉलर हमने 3 से 4 महीनों में रेज करने हैं। और हमें कहा यह जा रहा है IMF की तरफ से कि आप सारी सब्सिडीज विदड्रॉ करें, पेट्रोल की कीमतों में कम से कम जो है 30 रुपए का तो इजाफा करें, और 30 रुपए का पेट्रोल में इजाफे का मतलब है हर चीज़ ऊपर जाएगी, और हर चीज़ अगर ऊपर जाएगी तो यकीन रखें खान साहब और मजीद उनको आप मजीद पॉपुलर करेंगे। खान साहब को आप शिकस्त सिर्फ एक तरीके से दे सकते हैं, और वो तरीका ये है, और कोई गैर कानूनी तरीका कोई करे तो मैं उसका बात नहीं करता, मगर जो लेजिटिमेट पॉलिटिक्स में किसी के मुकाबले का जो तरीकाकार हो सकता है, आप बेहतर माहौल पैदा करें, माशी तौर पर आम आदमी को आसानी दें। मगर आज तक की खबरें तो ठीक नहीं है, और बिठाएं लोगों को और सोचें कि कौन कौन से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। मगर एक बहुत बड़ा मसला है, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाते हैं तो आज जो हमारी सियासत पे काबिज लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि बड़ा मोटा माल है उनके पास और ज़्यादातर काला माल है, तो फिर अगर वो
इन स्ट्रक्चर्स को ख़त्म करेंगे तो खुद को ख़त्म कर लेंगे। लेकिन बहरहाल तारीख आगे बढ़ रही है, बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, बेहतर दिन भी आएंगे, लोग बुरी तरह एक्सपोज भी हो रहे हैं और ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी तत्हीर का वक्त शायद करीब से करीब तर आ रहा है। ये हमारा आज का ब्लॉग था, मैं देखते रहे, आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। आज हमने ये बात की कि ये हमारे मसाइल थे, थोड़ी बात की हमने कि इन मसाइल का हल क्या है। आने वाले ब्लॉग्स में हम ये भी बात करेंगे, कंक्रीट बात करेंगे कि हमारे कौन से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हैं इंतहाई बोसीदा और टूटे फूटे हैं और उन्हें तब्दील करने की जरूरत है। और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मामला करके फेयर ट्रेड कौन करेगा? तकड़ा लीडर चाहिए, उनका सब्सिडियंट या उनका मुलाजम नहीं चाहिए, तकड़ा लीडर चाहिए जो आंख में आंख डाल के बात कर सके, जो अपने अमेरिका और यूरोप के अकाउंटों से खौफजदा ना हो, जिसके पास सिर्फ पॉलिटिकल विल और नजरिया। बहरहाल ये हमारा आज का ब्लॉग था, आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह। अगला ब्लॉग वतन अजीज में आपसे गुफ्तगू होगी। आज इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।